स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हम 500 प्रश्नों की प्रश्नावली कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हम कुछ प्रश्नों को करते हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें हम अब तक 200 प्रश्न कर चुके हैं। आज मैं 201 से स्टार्ट करूँगी, जो कि हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। उनको भी आप उतने ही अच्छे ढंग से याद कीजिएगा जैसे पहले सारी प्रश्न किए हैं, क्योंकि हर एक प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत करेगा एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दब्ब साहब पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? नंबर 1 आशुक, नंबर 2 देवसेन, नंबर 3 शालिभद्र सूरी, नंबर 4 जिन धर्म सूरी। तो फ्रेंड्स, दब्ब साहब पयास की रचनाकार हैं देवसेन। और यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? अपभ्रंश में। मैंने इनकी और रचनाओं को भी ले लिया है। इनकी अन्य रचनाएं हैं देवसेन की, नए चक्र, दर्शन साल, भाव संग्रह, तत्वसार। तत्वसार ये ऐसी रचना है जो कई बार आ चुकी है एग्जाम में। प्रश्न नंबर 202, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? यानी कि जिसपे अपभ्रंश का प्रभाव नहीं दिखाई देता। नंबर 1 राउलवेल, नंबर 2 हमीर रासो, नंबर 3 बीशल रासो, नंबर 4 भारतेश्वर बाहुबली रास। पहले तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी, राउलवेल एक चंपू काव्य है, रोड़ा कवि द्वारा रचित रचना है। और हमारी जो रचना है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है बीशल देव रासो। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीशल देव रासो। यहाँ बीशल देव रासो के बारे में और भी जो जानकारी थी महत्वपूर्ण, वो भी देख लेते हैं। बीशल देव रासो नरपति नाला द्वारा रचित सन 1212 में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। किसके द्वारा रचित है? नरपति नाला के द्वारा। सन कौन सा है? 1212। क्या है? एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीशल देव रासो में ही मिलता है। प्रश्न बन जाता है कि सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो बीशल देव रासो आंसर बनेगा हमारा। या फिर नरपति नाला द्वारा रचित रचना बीशल देव रासो। प्रश्न नंबर 203, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। नंबर 1 संस्कृत, नंबर 2 पाली, नंबर 3 प्राकृत, नंबर 4 अवध। तो फ्रेंड्स, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है अवध। यहाँ हम देख लेते हैं, संस्कृत से पाली निकली है, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवध। तो यहाँ पूछा था उत्तरकालीन अवस्था, तो इसकी अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवध होगी। प्रश्न नंबर 204, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? नंबर 1 राज सिंह, नंबर 2 नर सिंह, नंबर 3 शिव सिंह, नंबर 4 कीर्ति सिंह। फ्रेंड्स, कहीं कहीं कीर्ति सिंह भी दे देते हैं, कहीं कहीं शिव सिंह भी दे देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करवाया है। वैसे कीर्ति सिंह भी ऑप्शन क्या आता है वो डिपेंड करता है एग्जाम पर। आज तो मैं यहाँ शिव सिंह ही लगाऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, विद्यापति संवत 1460 में तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे, यानी थे। तो यहाँ मैं यहाँ शिव सिंह ही लगाऊंगी। कभी कभी दोनों ही आ जाते हैं, तो ऑप्शन में दे रखा होता है कि ए और बी, या फिर जो भी ऑप्शन हो उसके हिसाब से। प्रश्न नंबर 205, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि थे? नंबर 1 डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 डॉक्टर राम कुमार वर्मा और नंबर 4 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो फ्रेंड्स, शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार। तो इसका तो आंसर हमारा यही बनेगा, लेकिन आंसर आ जाता है राहुल शंकरतायन के अनुसार प्रथम कवि सरहप्पा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार प्रथम कवि स्वयंभू, शिव सिंह सेंगर के अनुसार प्रथम कवि पुष्य पुण्य, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, लेकिन सर्वमत जो माने जाते हैं वो सरहप्पा माने जाते हैं, सर्वमान्य है सरहप्पा। प्रश्न नंबर 206, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? नंबर 1 जलंधरी पाव, नंबर 2 भरथरी, नंबर 1 चूड़कर नाथ, नंबर 3 कडप्पा। तो फ्रेंड्स, कडप्पा नाथपंथी साधकों में नहीं है।
प्रश्न नंबर 207, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 डॉक्टर भागीरथ मिश्र, नंबर 3 डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल, नंबर 4 में से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स गोरखवाणी के संपादक हैं डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। नंबर 1 गोरखनाथ, नंबर 2 जलंधर नाथ, नंबर 3 मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 4 गोपीचंद। तो फ्रेंड्स कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है मत्स्येंद्रनाथ। उलटवासियाँ किसने लिखी थी? प्रश्न नंबर 209 है, उलटवासियाँ किसने लिखी थी? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 सूरदास, नंबर 4 रहीमदास। तो फ्रेंड उलटवासियाँ लिखने वाले थे कबीर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कबीर। प्रश्न नंबर 210, राघव चेतन में से किस सूफी काव्य का पात्र है? नंबर 1 मधुमालती, नंबर 2 मृगावती, नंबर 3 पद्मावती और नंबर 4 चंदा है। तो फ्रेंड्स राघव चेतन पात्र है पद्मावत का। पद्मावत एक महाकाव्य है, सूफी महाकाव्य। इसके रचनाकार जायसी हैं और इसके अन्य पात्रों को अगर हम देखते हैं तो पद्मावत के रतन सेन हैं, पद्मावती है और यहाँ हीरामन तोता है, सुआ था यहाँ पे, सुआ वो आ जाए या फिर हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। ये सब किसके पात्र हैं? पद्मावती के। रतन सेन, पद्मावती, हीरामन तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। प्रश्न नंबर 211, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? नंबर 1 कवितावली, नंबर 2 विनय पत्रिका, नंबर 3 रामाज्ञा प्रश्न, नंबर 4 हनुमान बाहुक। फ्रेंड्स ये सारी ही रचना किसकी हैं? तुलसीदास की। तो तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रजभाषा में है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रजभाषा। इस ग्रंथ का प्रधान रस क्या है? भक्ति रस। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। एक गीत काव्य। इसकी रचना काशी में हुई थी। इसकी रचना कहाँ हुई थी? काशी में हुई थी। ये सारी जानकारी किसकी थी? विनय पत्रिका की। और तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं? 12, जिसमें ये 4 तो यहाँ हैं। इसमें एक जानकी मंगल है, एक पार्वती मंगल है, एक कवितावली है, एक विज्ञान गीता है। इस तरीके से इनकी 12 रचनाएं हैं जो कि सर्वमान्य मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 212, और सब गढ़िया नंददास चढ़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सबसे पहले तो ये देख लीजिए कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। और रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? नंददास के लिए कहा है। और किस लिए कहा है? नंबर 1 नंददास का चिंतक रूप में, नंददास की तार्किकता, नंददास का शब्द प्रयोग, नंददास का विवाह। तो ये कहा है नंददास के शब्द प्रयोग पर। प्रश्न नंबर 213, भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व, यह कथन किसका है? नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 आचार्य नंदू दुलारी वाजपेयी, नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नंबर 4 डॉक्टर नगेन। तो फ्रेंड्स ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। भ्रमर गीत सुरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। प्रश्न नंबर 214, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? नंबर 1 भिखारीदास, नंबर 2 मतीराम, नंबर 3 चिंतामणि, नंबर 4 केशवदास। तो फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो माना है चिंतामणि को। हमारा राइट आंसर हो जाए चिंतामणि। पर इन्होंने माना किस आधार पर है? अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से इन्होंने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। ये थे 1643 में। लेकिन अगर प्रश्न बन जाए कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का पहला कवि, तो वो बनेंगे कृपाराम। कौन बनेंगे? कृपाराम। अगर आ जाए डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम कवि किसे माना है रीतिकाल का, तो आंसर आएगा केशवदास। यहाँ मैंने 4 ही ऐड कर दिए हैं, कोई भी प्रश्न आ जाए तो कोई परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 215, बोधा का असली नाम क्या था? नंबर 1 बुद्धिराम, नंबर 2 बुद्धिसेन, नंबर 3 सुबोधचंद, नंबर 4 प्रबोधचंद। तो फ्रेंड्स बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। इनकी 3 और रचनाएं थी, विरह वारिस इश्कनामा, विरह वारिस इश्कनामा। बोधा का असली नाम था बुद्धिसेन। इनकी रचना है विरह वारिस इश्कनामा। प्रश्न नंबर 216, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ तो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है? नंबर 1 विश्वनाथ त्रिपाठी, नंबर 2 बंसीधर शुक्ल, नंबर 3 विश्वनाथ पाठक और नंबर 4 अदम कोडवी। तो फ्रेंड्स ये थी बंसीधर शुक्ल की रचना। और इनकी एक कालजयी
बहुत महत्वपूर्ण रचना है और इनका एक महत्वपूर्ण गीत भी है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। किसका है ये भी? बंसीधर शुक्ल का। प्रश्न नंबर 217, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार है। नंबर 1 भवानी प्रसाद मिश्र, नंबर 2 धूमिल, नंबर 3 सिमंगल सिंह सुमन, नंबर 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो फ्रेंड्स ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी। एक बार फिर देख लीजिए, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं सभी की सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी। प्रश्न नंबर 218, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। नंबर 1 प्रगतिवाद, नंबर 2 प्रयोगवाद, नंबर 3 जनवादी, नंबर 4 आकिन्ता। तो फ्रेंड्स उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद। मार्क्सवादी, जिसमें रामविलास शर्मा थे और नागार्जुन थे, प्रमुख माने जाते हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 219, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के कवि हैं? नंबर 1 परंपरावादी विचारधारा, नंबर 2 शास्त्रीय विचारधारा, नंबर 3 जनवादी विचारधारा, नंबर 4 सांस्कृतिक मूल्यवादी विचारधारा। तो फ्रेंड्स इनकी विचारधारा थी रामविलास शर्मा की जनवादी विचारधारा। और रामविलास शर्मा की अन्य रचनाएं अभी जैसा कि मैं बता रही थी, मार्क्सवादी कवि या लेखक थे। इनकी अन्य रचनाएं रूप रंग, सदियों के सोई जाग उठे, बुद्ध वैराग्य, प्रारंभिक कविताएं। प्रश्न आज का हमारा लास्ट है 220, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। नंबर 1 त्रिलोचन, नंबर 2 अज्ञेय, नंबर 3 भारत भूषण अग्रवाल और नंबर 4 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो फ्रेंड्स कुआनो नदी कई बार परीक्षाओं में आ चुका प्रश्न है और इसके रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य रचनाएं हैं खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस के पुल। एक बार आप फिर देख लीजिए, अच्छी सी रिवीजन हो जाएगा। एक तो यही होगी कुआनो नदी, दूसरी खूंटी पर टंगे लोग, जंगल का दर, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, काठ की घंटियां, बांस का पुल। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।